नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में गल्फ में फंसे भारतीयों को निकालने की पहल, 10 स्पेशल फ्लाइट चलाने की तैयारी में इंडिगो, कई भारतीय शहरों के लिए विशेष राहत उड़ानें। मुंबई में बांग्लादेशी थीम पर बनी जली होली, बोरीवली में 15 सालों से होलिका दहन की परंपरा, एमएलए संजय उपाध्याय और पूर्व एमपी गोपाल शेट्टी रहे मौजूद। बोरीवली में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का सोना चोरी, अंदरूनी मिलीभगत से हुई वारदात, 3.1 किलो सोना बरामद, एक आरोपी फरार, राजस्थान से थर्मल ड्रोन की मदद से गिरफ्तारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डबल डेकर बस और इको वैन की टक्कर, 6 लोगों की मौत, 10 घायल। सहारनपुर में जली कार से मिले शव मामले में बड़ा खुलासा, उम्र कैद के दोषी ने खुद को मृत दिखाने के लिए दोस्त की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारतीय दूतावास रियाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इंडिगो सऊदी अरब के जेद्दा से भारत के लिए विशेष उड़ानें संचालित करेगी। गल्फ देशों में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की पहल के तहत इंडिगो 10 स्पेशल फ्लाइट्स चलाने की तैयारी में है। ये उड़ानें जेद्दा से भारत के अलग अलग शहरों के लिए संचालित की जाएंगी। दूतावास के मुताबिक सभी उड़ानें मौजूदा हवाई क्षेत्र की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी। यात्रियों से आधिकारिक घोषणाओं और उड़ान संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। मुंबई के बोरीवली में होलिका दहन के अवसर पर बांग्लादेशी मुक्त होली जलाकर विशेष आयोजन किया गया। यहां पिछले 15 सालों से हफ्ते मैदान में सार्वजनिक होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया, जहां सैकड़ों महिलाएं होलिका दहन में शामिल होकर पूजा पाठ करती हुई दिखाई दी। कार्यक्रम के आयोजन की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम पूरा हुआ। इस मौके पर बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय और पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी विशेष तौर पर मौजूद रहे। यहाँ पूरे विधि विधान से होलिका दहन किया गया। आयोजन के दौरान क्षेत्र में उत्सव और आस्था का माहौल देखने को मिला। इस होलिका दहन को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस आयोजन को सामाजिक एकता और परंपरा से जुड़ा हुआ बताया। के मैदान में है तो भारत के लोग खुशी से होली मना रहे हैं और उसके लिए सुकून की होली है, ठीक है। ये विश्वास की होली है, ये विकास की होली है, ये बुराइयों को जलाने की होली है और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इस बात का गर्व है कि जब दुनिया में हर जगह बम गोले फूट रहे हैं तो हम रंगों के उत्सव से अपने जीवन में सकारात्मक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देने में विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैंने वो कृति में किया है। आप जाके वाइन शॉप वाले से पूछ लीजिए कि उन पर क्या कार्रवाई शुरू हुई है, तो आपको ध्यान में आएगा कि केवल एक बार नहीं तो सतत उस चीज़ का फॉलोअप करके उसको अंजाम तक लाने तक हम काम करते हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर आज इस सप्ताह मैदान में भी आप चारों ओर जाके घूम सके देख सकते हैं कि कोई पीने हुए बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सप्ताह मैदान में हर साल की तरह इस साल भी होली बहुत धूमधाम से गणेश पारे और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर आयोजन किया है। हमारे साथ में बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी है, पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह है, नवनिर्वाचित नगर सेवक डॉक्टर शिल्पा संगोरे, जिग्ना शाह और बाकी पूर्व नगर सेविका अंजलि ताई खेड़ेकर भी है और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। हम सबकी एक सोच थी कि एक ही जगह पर होली हो और मैं मानता हूँ कि सप्ताह मैदान जहाँ पर रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, साल भर में बहुत सारे भागवत सप्ताह का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, सनातन धर्म को मानने वाले सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता है। तो एक सपना और एक सोच था कि सारे परिसर के लोग यहाँ पर आए। धीरे धीरे हर साल संख्या बढ़ते जा रही है। मुझे जहाँ तक पहुँचाना था मैंने पहुँचाने का काम किया। अब आने वाले दिनों में संजय उपाध्याय जी इसको और आगे ले जाएंगे। इसी तरह से सनातन धर्म सदियों से चलता आया हुआ है और सदियों तक चलता रहेगा। मुंबई के बोरीवली के पश्चिम इलाके में करोड़ों की ज्वेलरी चोरी के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की एएमएच-बी पुलिस थाने ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर एक ज्वेलरी दुकान से करीब 7.88 करोड़ रुपए के सोने पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने अब तक 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है।
सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को अंदरूनी मिलीभगत का पता चला। दुकान बंद करने और चाबी संभालने की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों को दी गई थी, उन्होंने भरोसे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दोनों कर्मचारी अचानक गायब हो गए, जिससे शक और गहराता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। आरोपी चोरी के बाद राजस्थान भाग गए थे, जंगलों में छिपे हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी और थर्मल ड्रोन की मदद से आरोपियों को पकड़कर मुंबई लाया। मामले में एक नाबालिग की भूमिका भी सामने आई है। को राजेश पोरवाल इनका माय गोल्ड पॉइंट नाम के शॉप में उनके पास काम करने वाले जो कामगार थे, उन्होंने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके तकरीबन 4 से 4.5 किलो के आसपास गहने चोरी करके भाग गए थे। और उस दिन से ही हमारी टीम उनके पीछे पड़ी हुई थी और शुरुआत में तो 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और कुछ मुद्देमाल जब्त कर लिया था। और कल के तारीख तक फिर से मेहनत करके जो मेन आरोपी है, वो मेन आरोपी को हमने अभी अरेस्ट कर लिया है और तकरीबन 3 किलो 100 ग्राम इतना चोरी किया हुआ मुद्देमाल हमने जब्त किया है। इसमें सबसे पहले तो हमने सीसीटीवी से चालू किया। सीसीटीवी में जब हम लोगों को पता चला कि ये आरोपी है और एक बार वो निश्चित हो गया कि इन्होंने किया है, तो फिर उनका जो रहने का गांव है वहाँ पर हमारी टीम गई थी। वहाँ जाने के बाद आरोपियों के मोबाइल नंबर उनके माता पिता जी से मिले। फिर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस जैसे आप कह रहे हैं, उसका पूरा पढ़ाई करके अभ्यास करके फिर उनको लोकेट किया गया। हालांकि ये गांव में नहीं रहते थे, जंगल में भाग जाते थे। फिर वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और राजस्थान पुलिस की मदद लेके फिर उनको लोकेट किया और उनको पकड़ लिया गया है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिया के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक निजी डबल डेकर बस ने आगे चल रही इको कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में इको कार में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की वजह से कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए खंदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी की माने तो इको में सवार सभी लोग दिल्ली से राजस्थान के राजाखेड़ा की ओर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली। यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहबाद पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके CSC खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की CSC खंदौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके बाकी की कार्रवाई की जा रही है। सुबह 4 बजे से सहारनपुर के ग्राम चौरा खुर्द शाहपुर मार्ग पर पुलिया के पास मिली जली हुई ऑल्टो कार ने एक सनसनीखेज साजिश का खुलासा कर दिया। कार के भीतर मिला अधजला शव पहले सड़क हादसा प्रतीत हुआ, मगर पुलिस की गहन जांच में मामला हत्या का निकला। पता चला कि कार हाल ही में अर्जुन नाम के युवक ने खरीदी थी और उसके भाई विजय सागर ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि अर्जुन ने अपने दोस्त और कर्जदार की हत्या कर शव को कार में जलाकर खुद को मृत साबित करने की योजना बनाई थी, ताकि कर्ज और जिम्मेदारियों से बच सके।
फॉरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इस सुनियोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और 4 लोगों की संलिप्तता इसमें उजागर हुई है। सड़क हादसे के रूप में देने की कोशिश इसे की गई, मगर पुलिस की सतर्कता ने पूरी कहानी सामने लाकर रख दी। क्या कोई इंसान कानून से बचने के लिए अपने ही मौत का नाटक रच सकता है? क्या उम्र कैद के डर से कोई अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार सकता है? सहारनपुर से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश है। बता दें कि थाना गागलहेडी क्षेत्र में 25 फरवरी की सुबह ग्राम चौड़ाहा खुर्द शाहपुर मार्ग पर एक पुलिया के पास जली हुई ऑल्टो कार मिली। कार के अंदर अधजला सब पड़ा था। पहली नजर में मामला सड़क हादसे का लगा, लेकिन पुलिस की जांच ने इस हादसे को हत्या की साजिश में बदल दिया। जांच में सामने आया कि जिस अर्जुन को मृत समझा जा रहा था, वही इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड निकला। दरअसल अर्जुन पर देहरादून में मुकदमा दर्ज था। उसे सजा होने का डर था और इसी डर ने उसे अपराध की ऐसी राह पर धकेला जहां से लौटना नामुमकिन था। पुलिस के अनुसार अर्जुन ने अपने कर्जदार रोहित को बहाने से बुलाया, नशा कराया और फिर मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद सबको कार में बिठाकर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई, ताकि यह सड़क दुर्घटना लगे और लोग समझे कि मरने वाला अर्जुन है। इतना ही नहीं, घटना के बाद अर्जुन ने बाल कटवाए, नया सिम लिया और अपने भाई से अपनी गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज आखिरकार सच तक पहुंच ही गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह की निगरानी में पुलिस ने अर्जुन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया गया है। ग्राम गौरा खुर्द उसके प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि गांव में एक गाड़ी बेची गई है, जो कि पूरी तरीके से जली हुई अवस्था में है और उसके अंदर एक डेड बॉडी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां पे मौके पे पहुंचे। हमारे साथ जनपद की फील्ड यूनिट, उसने भी मौका का बारीकी से मुआयना किया और तथ्यों की जांच शुरू की गई। उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट पीछे पड़ा हुआ था, वो भी अधजली हालत में था। उसके थ्रू हम लोगों ने जब उस व्यक्ति को ट्रेस करना शुरू किया, जो संभावित जिसकी मृत्यु हुई थी, जो गाड़ी के अंदर था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले अर्जुन नाम के व्यक्ति के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि गाड़ी फाइनली उसी के पास थी। इसके बाद अर्जुन के जो परिजन हैं, उन्होंने आके एक गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज हुई। पूरी चीज की विवेचना पुलिस कर रही थी और इसमें बड़े ही चौंकाने वाली तथ्य सामने आए। इसमें जो अर्जुन बताया जा रहा था कि जिसकी मृत्यु वहां पर हो गई गाड़ी के अंदर और जो डेड बॉडी उसकी, वो अर्जुन न होकर उसका दोस्त रोहित था और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड जो है वो अर्जुन स्वयं था। अब सवाल यह है, क्या कानून से बचने की ऐसी साजिशें कभी कामयाब हो सकती है? क्या लालच और डर इंसान को इतना निर्दयी बना देता है कि वह दोस्ती और इंसानियत भी भूल जाए? फिलहाल चारों आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जांच जारी है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि अपराध चाहे जितनी चालाकी से रचा जाए, सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। राष्ट्रीय समाचार के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। अगली खबर वैशाली से है, जहां 32 वर्षीय एक विवाहिता अंजलि चौधरी की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि हत्या का आरोप पति पर लगा है और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पति कुंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव की बताई जा रही है। मृतका अंजलि चौधरी मूल रूप से समस्तीपुर के पूसा की रहने वाली थी, जिसने 5 साल पहले कुंदन शाह से प्रेम विवाह किया था। अंजलि की ये दूसरी शादी थी। इससे 12 साल पहले पहली शादी हुई थी, जिससे 2 बेटे भी हैं। लेकिन फेसबुक पर उसे कुंदन से प्यार हुआ और उसने दूसरी शादी कर ली। सबसे हैरत की बात यह थी कि मरने के 24 घंटे पहले अंजलि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। वैशाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय विवाहिता अंजलि चौधरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना फातेपुर थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव की है। हत्या का आरोप पति कुंदन शाह पर लगा है।
और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंजलि मूल रूप से समस्तीपुर के पूसा की रहने वाली थी। करीब 5 साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच विवाद की बातें सामने आ रही थी। परिजनों का आरोप है कि पति और उसके घर वालों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतिका ने मौत से करीब 24 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। वही वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। क्या आप लोग बताइए, मुझे मार देगा तब आप लोग कोई पति कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो जो बोल रहे हैं आप लोग को दिखता नहीं है? आप लोग बताइए, आप लोग को दिखता नहीं है? देखिए हमको कितना अभी खाए बिना मेरा ठोर सूखा हुआ है, कितना हमको चाय पानी नहीं, हमको हर एक चीज का दुख देता है। अपने जाता है बाहर में लिट्टी समोसा सब खा के चला आता है, हमको घर में आत्मा जराइले कि हम अभी ये उम्र में हमको कोई अति नहीं है जो हमको खाना पानी भी नहीं देता है। जब गांव में पंचायती बैठा चाहे कुछ हुआ, जब हमको नहीं आती इसका आती इतना ही आती है तो अति नहीं हमको देगा, तो हमको अपना कहीं जाते हैं काम करने तो उसमें भी हमको आरोप लगाता है, जाती है वीडियो बनाने। अभी हमको देखिए खाए बिना हमको आत्महत्या कर दिया मेरा बच्चा जो है। जब यही था तो काला मेरा घर उजाड़ा, मारने का प्लान बनाया हुआ था, प्लान पे पानी फेर दिया तो कोई हमको नहीं। उल्टी हल्ला है, जो उल्टी हुआ ही हुआ हल्ला है, लेकिन मेरा बात हल्ला है नहीं है जो हमको मारने का कोई अति किया है। हम झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। मृतका के बेटे का कहना है कि माता पिता के बीच अक्सर विवाद होता था और घटना के दिन भी झगड़ा हुआ था। कौन मार दिया? कौन पापा? कदी से क्या चीज से मार दिया है? रस्सी से? कैसे गला दबाया है? कोई कितना का दबाया था गला? बता दो कितना का दबाया था? हाँ, रस्सी बांध के खींच दिले रहा। एमे दादियों शामिल थी? दादियों थी? तुम जगह था? क्या बजे हुआ है? कखनी का हुआ है लगभग? हमें सुबह 7:30 बजे फोन आया दिल्ली से, लड़की के मार दिया। किसकी? कौन मार दिया? किसकी लड़की को मारा गया? हमारा लड़की को। आपकी बेटी को किसने मारा है? तो सब कुछ वही गया, देखा है रस्सी से। आप मीडिया में बताएंगे ना कि किसने मारा है? नोट नाम क्या है उसका? कौन कौन मारने वाले हैं, नाम बताइए। कुंदन और कौन? भागल है थोड़े से, भोर में 4 बजे था। बुढ़वा भी नहीं है यानी 4 बजे, यानी कुंदन का पिता। घटना की सूचना मिलते ही फातेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या यह घरेलू विवाद का दुखद परिणाम है या इसके पीछे कोई और वजह है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली, बिहार। मध्यपूर्व में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद विकसित भू राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के बाजारों और आम जनता पर भी महसूस किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश माहौल में आई अस्थिरता से व्यापारियों और इंजीनियर्स की चिंता बढ़ गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव गुजरात के राजकोट स्थित राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन पर भी पड़ सकता है, जहां निर्यात से जुड़े उद्योगों को ऑर्डर, भुगतान और खनिजों में संभावित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अगर क्षेत्र में परिस्थितियां लंबे समय तक अस्थिर रहे तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा और व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में अली खामेनेई की मौत के बाद बड़े तनाव का असर भारत की आम जनता और बाजारों पर भी महसूस किया जा रहा है। देश और दुनिया भर के व्यापार और बाजारों में अस्थिरता देखते हुए वहां के व्यापारियों और निवेशकों की चिंता भी बढ़ी हुई है। ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज है, जहां गुजरात के राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन को भी
एक्सपोर्ट करने में आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वॉर की परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं होती, किसी देश के लिए भी ठीक नहीं होती। हमारे ज़्यादातर बिजनेस इसमें फंसे हुए हैं। जब भी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और अमेरिका भी उसके साथ में जुड़ गई, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस गल्फ़ के साथ में था, और अगर गल्फ़ के साथ नहीं था तो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ भी बिज़नेस होते थे, तो भी वाया गल्फ़ होके हमारा बिज़नेस जाता था। इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा कम्प्लीटली ये दिशा में जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा, और सडनली ये सब बंद हो जाएगा, और हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जब भी वहाँ एक हार्मुज स्ट्रीट करके है, ईरान के कब्जे में है, तो वो हार्मुज स्ट्रीट ईरान ने बंद कर दिया, तो गल्फ़ में जितने भी कंट्री को हम सप्लाई करते थे, ऑलमोस्ट कंट्री को वहाँ से हमारे वेसल्स निकलती थी, वो वेसल्स वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो उसके ऊपर उसको डैमेज ना हो, तो ये हमारे बिजनेस वहाँ रुक गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारे गुड्स रेडी होके पड़े हैं, कोई एक्सपोर्ट करने को रेडी थे या इन बिटवीन मशीनिंग शॉप में है या कोई भी प्रोसेस में है, वो भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कब ये एक्सपोर्ट होगा और कब माल भेज सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना भी युद्ध लंबा चलेगा वो हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारी परिस्थिति इसमें बिगड़ सकती है। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स ये कंट्री द्वारा, मतलब वेस्टर्न साइड से जितने भी हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था वो वाया गल्फ़ होके चलता था। ज़्यादातर हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, 97% जैसी इंडस्ट्रीज़ है, और जितने भी एक्सपोर्ट्स अपनी शुरुआत करते हैं वो दुबई या गल्फ़ कंट्री से स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो हमारे बेटर ट्रेडर पार्टनर्स थे। हम लोग वहाँ से ऑयल, क्रूड मंगवाते थे, तो ये भी हमारे लिए एक वाइसा वर्सा बिजनेस के लिए था। लेकिन सडनली ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बिजनेस का सेटबैक होगा, क्योंकि कब स्टार्ट होगा वो हम बता नहीं सकते। वॉर की परिस्थिति में राजकोट के बिजनेस के लिए और राजकोट के उत्पादकों के लिए ये थोड़ा सा बहुत सेटबैक रहेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात के बीच BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी को एहतियातन सोमवार से 9 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, और इस दौरान संतजन सभी की शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, साथ ही साथ खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों को झेला गया है, जिनमें 58 लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने घायल भारतीय के अस्पताल में उपचार की पुष्टि की है। 27 एकड़ में बने इस भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान हुई थी, और 14 फरवरी 2024 को उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे जय पवार ने एक वीडियो साझा कर VSR वेंचर्स की तमाम उड़ानों को तत्काल रोकने की मांग की है। 28 जनवरी 2026 को इसी कंपनी के एक विमान हादसे में उनके पिता का निधन हुआ था। जय पवार ने भावुक संदेश में लिखा कि पिता को खोने का दर्द जीवन भर रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक लापरवाही है। जय ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करने, जांच पूरी होने तक VSR की सभी उड़ानों को ग्राउंड करने और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने इसे एक बेटे की पुकार बताते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की अपील की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।